गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल बानू क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की 7th यूनिट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम। उसमें एक बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा टॉपिक आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इससे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केपी और केसी में रिलेशन क्या है, लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है, ये सारा हम डिटेल से करवा चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने निकाला है के, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ना, वो फिक्स रहेगी, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। केवल किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर। डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्या हुआ? पहला क्वेश्चन कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक गिवन रिएक्शन के लिए, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन मान ले A + B चेंजेस इनटू द C प्रोडक्ट, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम मानिए इक्विलिब्रियम में है ये, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है क्या आएगी? C और A और B, क्योंकि नियम क्या कहता है? प्रोडक्ट सी कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट सी कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 3.5, ये आप इनकी कंसंट्रेशन घटा बढ़ा देंगे तो भी चेंज नहीं होने वाली। केवल कब चेंज होगी? जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो। यानी कि ये फिक्स टेम्परेचर पर वैल्यू फिक्स, टेम्परेचर चेंज किया तो वैल्यू भी चेंज। क्या चेंज करने पर नहीं चेंज होगा कुछ भी? कंसंट्रेशन यदि आप बदल भी देते हो तो इस 3.5 की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो एक पॉइंट के लिए हुआ कि जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ना, वो कांस्टेंट रहती है गिवन टेम्परेचर पर। जब तक आप टेम्परेचर नहीं बदलोगे उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली। कंसंट्रेशन में कितना भी बदलाव कर लो, Kc की वैल्यू फिक्स ही रहेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स ही रहने वाली है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, बताइए? दूसरा पॉइंट कहता है इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड। यदि मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा नई रिएक्शन का, वो पहले वाली से इन्वर्स होकर के आएगा, पहले वाली का उल्टा होकर के आएगा। चलो हम इसको एक इक्वेशन की सहायता से एक्सप्लेन करते हैं कैसे हुआ ये, कि रिएक्शन को रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स क्यों हो जाता है। तो मान लीजिए हम एक रिएक्शन मान लेते हैं AA BB, इक्विलिब्रियम पर है, चेंजेस इनटू दी CD, कैपिटल लेटर्स में ही मान लेते हैं। ओके, कंसीडर कर ली कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। इसकी Kc की वैल्यू क्या है बताइए? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, ये सिखा रखा है आपको कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी। अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं बच्चों, यानी कि पहले ये जो इक्वेशन ऐसे ही थी, अब मैं रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ। कह रहा है ना कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, तो रिवर्स कर देते हैं, C + D कर देते हैं, चेंजेस इनटू दी A + B। तो जो नई इक्वेशन आई है उसके लिए K' करिए, क्योंकि Kc तो आप यूज़ कर चुके हो, तो डैश कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब इसका K' क्या आया? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अब की बार A और B है, अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है? C और D है, राइट? ओके। अब यदि आप देखेंगे तो ये क्या है, ये किसके बराबर है? ऊपर से देख करके बताइए। यदि मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं, इन्वर्स कर देता हूं, इसी इक्वेशन को जो ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा बच्चों बताओ? ये आएगा, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर दे, दोनों तरफ होगा, तो बताओ ये क्या आया? ऊपर AB चला गया और नीचे क्या रह गया? CD, है ना भाई? मैंने ये Kc था, इसको इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, 1/Kc हो गया, इधर AB अपॉन CD हो गया। तो यहाँ से देख करके बताइए ये कितने के बराबर है? ये सारा सिस्टम कितने के बराबर है? ये सारा सिस्टम 1/Kc के बराबर है। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है वो पुराने वाली का इन्वर्स हो गया कि नहीं? यानी कि जो नया आया है वो पुराने वाले का इन्वर्स हो गया। ठीक है, इससे प्रूव होता है।
तो हमने एक एग्जांपल लेकर के समझाया कि आप नई इक्वेशन ले ली और पुराने वाली दोनों का रिलेशन चेक किया, ये हो गया। चलो तो अगला कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इफ़ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई n द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन इज Kn। यदि कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, मैं यही रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, यही रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। बताओ तो कोई भी रिएक्शन मान लीजिए इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास, इसकी केसी क्या है फिलहाल, इसकी केसी तो पहले लिख दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो n से मल्टीप्लाई करके लिखें Na प्लस Nb चेंजेस इनटू Nc और Nd। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि जो Kn आएगा ना नई इक्वेशन का, वो पहले वाले का पावर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो नई इक्वेशन का आएगा वो Kn लगा हुआ मिलेगा। तो चलो करते हैं एक बार। इसका K क्या आया, K डैश सी हो गया, K डैश सी बताओ क्या, K सी तो हो गया, K डैश सी इसका क्या होगा, इसका प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स ये A और B हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब बच्चों मुझे बताइए, इनकी कोफिशिएंट तो हमने पावर लिखे ही नहीं, इनके कोफिशिएंट क्या है, सभी के n है ना सभी के, तो मैं सब की पावर n लिख दूं, क्योंकि सब की ही पावर n है तो इकट्ठा ही कर दें एक साथ, सब की पावर n। तो बताइए ये सी डी और अपॉन में ए और बी किसके बराबर, ऊपर वाली इक्वेशन से देख करके बताओ, ब्लैक लेटर्स में आपको दिख रहा है कि सी डी अपॉन ए बी किसके बराबर है, ये बराबर है जी के सी के, ठीक है। तो बताओ, तो हमारा जो नया के डैश सी आया है वो ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ के सी की पावर एन के बराबर आया है। आप सी से कंफ्यूज होते हो तो सी को काट दीजिए, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, सी फॉर कंसंट्रेशन यूज होता है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि यदि रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी मल्टीप्लाई करो, तो जो नया आएगा वो पुराने वाले का पावर चढ़ करके आएगा, पावर लगी हुई मिलेगी। यानी कि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नई इक्वेशन का कांस्टेंट आएगा वो के स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो पूरी इक्वेशन को तो जो नया कांस्टेंट आएगा वो k3 पाएगा। यदि आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नया कांस्टेंट जो आएगा रिएक्शन का वो k4 आएगा। यदि आप रिएक्शन को 5 से कर देते हो k5 एंड सो ऑन। ओके, n से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है, ठीक है। इनका ये प्रूव करना कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं कर रहा हूँ। कोई डेरिवेशन नहीं आता है ऐसा, आपको जस्ट ये पॉइंट याद करने हैं, लेकिन ऐसा करने से ये पॉइंट्स याद करने में आपको मदद मिलेगी, इसलिए मैं साथ साथ करवा देता हूँ, ठीक है जी। ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या है बताइए, फोर्थ पॉइंट है इफ द रिएक्शन इज डिवाइडेड बाई 2 द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ k। यानी कि पहले वाली जो ओरिजिनल का कांस्टेंट था उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। चलो इसको भी हम मान लेते हैं, इसको हम मान लें वही ए बी सी और डी, इसका तो k क्या आएगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, इफ द रिएक्शन इज डिवाइड बाई 2, मैं रिएक्शन को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, यानी कि इसको भी 2 से, इसको भी हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बताओ जो नया के डैश आया वो क्या आया। देखिए पहले रिएक्टेंट्स लिखिए ना, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी कि सी और डी की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स ए और बी हैं। अब आप देख रहे हो सभी का कोफिशिएंट क्या है 1/2, सभी का कोफिशिएंट क्या है 1/2। तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है जो कोफिशिएंट होंगे ना वो क्या लगाए जाएंगे, सभी का कोफिशिएंट 1/2 है, देख रहा है 1/2। तो जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो क्या होंगे, पावर के रूप में यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है।
तो सभी की पावर, सभी का कोफिशिएंट 1/2 है, तो मैं इकट्ठा इनकी पावर क्या लगा दूं, इकट्ठी इनकी पावर 1/2 लगा देता हूं। क्लियर हुआ? अरे सभी की पावर, सभी का कोफिशिएंट 1/2 है, तो मैं एक साथ ही 1/2 सभी कर देता हूं। अब आप यहाँ से देखिए ऊपर वाले से कि ये कितने के बराबर है, ये के बराबर है, यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, इसकी जगह के लिख दूं, इसकी जगह मैं लिख देता हूं भाई के। तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि जो नया आया, यानी कि जो के डैश नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, पुराने वाले के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, पुराने वाले के स्क्वायर रूट के। मैंने डिवाइड किया था 2 से, तो जो नई इक्वेशन आई उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी वाली इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, राइट। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इफ द रिएक्शन इज रिटन इन 2 स्टेप्स देन K इज इक्वल टू K1 एंड K2। यदि एक रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिख दिया जाए, तो जो दोनों स्टेप्स का K1 और K2 रहेगा वो एक स्टेप में लिखी हुई रिएक्शन के कांस्टेंट के बराबर मिलेगा, उनका मल्टीप्लाई दोनों का जो पूरी एक स्टेप में लिखी जाएगी उसके कांस्टेंट के बराबर रहेगा। इसको हम एक इक्वेशन की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक रिएक्शन मान ली N2 + 2O2 चेंजेस इनटू 2NO2, राइट। इसका क्या आएगा, बहुत सिंपल है। इस रिएक्शन को हम एक स्टेप में लिख रहे हैं, इसका क्या आ गया, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, राइट। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट, तो इसी जैसे क्या तो इसका लिख लिया, इसी रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिख दिया जाए। जो रिएक्शन ये एक स्टेप में दिख रही है इसको 2 स्टेप्स में लिख दिया जाए, तो पहला क्या स्टेप होगा, N2 + O2 मिलकर के 2NO में बनाएंगे, और 2NO फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 2NO2 में चेंज होगा, यानी कि यही रिएक्शन हमने 2 स्टेप्स में लिख दी। जैसे रेड कलर में पहला स्टेप मान लिया हमने, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, K1 मान लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 पावर में चढ़ा दी, और N और O2, ठीक है जी। अब N2 + O2 मिलकर के 2NO2, ये सेकंड स्टेप मान लेते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और कोफिशिएंट इसका 2 है तो 2 पावर, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में आ जाएगी, सो अपॉन में आ गई, कोफिशिएंट 2, सो इसकी पावर 2 लगा दी, ठीक है। अब हम इस K1 और K2 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करी K1 गुणा में K2, राइट साइड का भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, देखो NO2 से NO2 कट गया, और भी कुछ कट रहा है क्या और नहीं कट रहा कुछ भी। तो देखिए ये NO2 हो गया, NO2 का स्क्वायर, और ये हो गया N2 और O2 ये रहा, O2 ये रहा, तो कितने O2 हो गए, O2 का स्क्वायर हो गया, अरे एक O2 ये रहा, एक O2 ये रहा, तो O2 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास साफ साफ सा रह गया, जो कट गए उनको मैं भगा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया बताओ, हमारे पास ये इस O2 को तो मैंने इकट्ठा स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन से देखिए किसके बराबर है, ये NO2 N2O2 ये स्क्वायर आएगा, N2 देखो यहाँ 2 है ना, तो इसका स्क्वायर आएगा, 2 लिखिए, तो यहाँ अब ये पूरा किसके बराबर है, K के बराबर है। तो यही तो प्रूव करना था कि K1 और K2 K के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ए कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ K, कि कैटालिस्ट को ऐड करने पर कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता, वो बस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। यानी कि कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता, वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है बच्चों।